हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और प्रथम विश्व युद्ध जो है वो क्यों हुआ था, क्या कारण थे प्रथम विश्व युद्ध होने के। तो आप सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध जो है इस युद्ध के अंदर ये युद्ध जो है वो यूरोप की ही महत्वपूर्ण घटना नहीं है, बल्कि विश्व इतिहास के जब हम चर्चा करते हैं तो विश्व इतिहास के अंदर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो एक महत्वपूर्ण इसका घटना इसको माना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसके अंदर जो था पूर्वी यूरोप के देश ही सम्मिलित नहीं थे, बल्कि विश्व के लगभग सभी देश जो थे वो इस युद्ध में सम्मिलित हो गए थे। इससे पहले भी क्षेत्रीय युद्ध होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं होते थे, क्षेत्रीय युद्ध होते रहे। लेकिन ये युद्ध जो था, इस युद्ध में विश्व के बहुत से देश जो थे वो सम्मिलित हुए थे और इसे ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। और इसको के अंदर जो था, ये जब युद्ध हुआ, जब ये समाप्त हुआ, तो इसका जब एनालाइज किया गया इस युद्ध को, तो इसमें 1,70,00,000 लोग जो थे वो मारे गए थे और 3 करोड़ के आसपास लोग जो थे वो घायल हुए थे। बहुत आर्थिक संपत्ति का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और इसीलिए इस युद्ध के बारे में कहा गया था कि ये वॉर जो है, फर्स्ट ग्रेट वॉर जो है वो सभी वॉर्स का अंत कर देगी, यानी कि द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स के नाम से इसको कहा गया। लेकिन इस युद्ध के जब हम परिणामों को देखते हैं, उन परिणामों की वजह से और जो माहौल पूरे विश्व में बना हुआ था, उसकी वजह से शीघ्र ही आप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी और उसके बाद इस ग्रेट वॉर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया था। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब हम जिक्र करते हैं तो हमें दो गुटों का ध्यान आता है कि विश्व के अंदर, यूरोप के अंदर दो महत्वपूर्ण गुट थे जिनके मध्य जो था ये युद्ध लड़ा गया था और उसके बाद धीरे धीरे अन्य देश जो थे वो इन गुटों के साथ जुड़ते गए और हर एक देश का अपना कुछ ना कुछ फायदा था, कुछ ना कुछ उनको उनकी आप कह सकते हैं कि संधियां उन्होंने कर रखी थी जिसकी वजह से उन्हें इस युद्ध में कूदना पड़ा। कुछ उनके अपने फायदे थे जिसकी वजह से उन्होंने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया। तो कुछ भी रहा हो, लेकिन ये युद्ध जो है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक इतिहास में ऐसी घटना हुई जिसका की क्षतिपूर्ति जो है वो काफी लंबे समय तक इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई थी। तो दो गुटों की जब हम बात करते हैं तो इसमें त्रिपक्षीय समझौता यानी कि ट्रिपल अलायंस आता है और दूसरी तरफ आता है ट्रिपल एंटी अलायंस। ठीक है, मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र आप कह सकते हैं। त्रिपक्षीय है यानी कि तीन तीन देशों के साथ इनकी संधि हुई थी। शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो शुरू में ये समझौता यानी कि त्रिपक्षीय जो कि मित्र राष्ट्र कहलाए थे, उनमें रूस, फ्रांस, इटली और सर्बिया के साथ थे। और दूसरी तरफ अगर बात करें ट्रिपल एंटी अलायंस की, तो उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली जो थे वो सम्मिलित हुए थे। तो ये गुट जो थे, दोनों धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र जो थे, इन्होंने इसमें युद्ध में को जैसे 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 ये युद्ध आगे बढ़ा, उसमें अन्य देश जो है वो भी सम्मिलित हो गए। बेल्जियम जो था वो भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से आ गया। अमेरिका, जापान जो है वो मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। दूसरी तरफ हम बात करें तो तुर्की और बुल्गारिया और अन्य जो देश थे वो हमारे इस पे ट्रिपल एंटी अलायंस जो था उसके साथ जुड़ गए थे। ये युद्ध जो था वैसे तो यूरोप की भूमि पर लड़ा गया था, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ यूरोप का ही युद्ध था, बल्कि इस युद्ध के अंदर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसे महाद्वीप जो थे वो भी इसमें सम्मिलित हो गए थे। इन क्षेत्रों की भूमि पर भी ये युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो बहुत से कारण थे इस प्रथम विश्व युद्ध के, जिसमें कि आप कह सकते हैं गुटबंदी आप इसमें दे सकते हैं। पहला कारण कि यूरोपीय देशों में गुटबंदी शुरू हो गई थी। तो गुटबंदी वही, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र जो थे उन्होंने अपने अपने गुट बनाने शुरू कर दिए थे और
अपने फायदे के लिए और भी देश जो थे वो इस युद्ध में शामिल उन्होंने होना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि गुप्त कूटनीतिक जो प्रणाली थी, उसने भी इस युद्ध को, प्रथम विश्व युद्ध को चालू करने में बहुत बड़ा इसका योगदान था। पृष्ठभूमि जो है वो काफी लंबे समय से बन रही थी। गुटबाजी जो थी वो शुरू हो गई थी, ठीक है। इसके साथ साथ गुप्त संधियां जो थी वो की जानी शुरू कर दी थी। यानी कि एक तो होती है ओपन संधि, जिसमें कि सभी देशों को पता होता है इस देश का इस फलां देश के साथ अलायंस है। जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जर्मनी के साथ जो था वो अलायंस था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मित्र राष्ट्रों में तो इंग्लैंड, रसिया और फ्रांस, इनका अलायंस था। तो ये ओपन संधियां थी, सबको पता था। लेकिन बहुत सी ऐसी संधियां थी जिसके बारे में वहां के प्रशासन को भी नहीं पता था कि ये संधियां की गई हैं। इसमें अगर हम उदाहरण दें तो इटली का उदाहरण दे सकते हैं। जब गुटबंदी हुई तो इटली किसके ट्रिपल एंटी अलायंस की तरफ से सम्मिलित हुआ, ठीक है। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपका साथ संधि कर ली। किसके साथ? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। तीन पार्ट हो गए थे ना, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली, ये एंटी अलायंस में थे। तो लेकिन जो धीरे धीरे जो था उसने इटली जो था वो सम्मिलित इसी वजह से हुआ था कि उसके कुछ प्रदेश जो थे वो फ्रांस ने हथिया लिए थे। वो फ्रांस से अपने क्षेत्रों को या अपने प्रदेशों को वापस लेना चाह रहा था। और उसने जर्मनी से भी ये कहा कि उसके क्षेत्र जो है वो फ्रांस से वापस दिला दे, जिसमें कि लॉरेंस लॉरेंस और का क्षेत्र आता है, और इसमें अल्सेस और लॉरेन का प्रदेश आता है। तो लेकिन फ्रांस, सॉरी, इसमें ऑस्ट्रिया ने जो था इसको ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दी। तो कहीं ना कहीं इटली को लगने लगा कि जिस वजह से ये इस युद्ध में सम्मिलित हो रहा है या ये संधि की है, उसका कोई फायदा जो है वो नहीं हो रहा है उसको। तो उसने नीचे ही नीचे जो था वो इंग्लैंड के साथ संधि कर ली, ठीक है। मित्र राष्ट्रों के साथ संधि कर ली। शुरू शुरू में प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो उसने वो न्यूट्रल रहा था, उसने किसी भी उसमें सम्मिलित नहीं हुआ था, ना ही वो जर्मनी की तरफ से ना ही इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन इसके प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जो था इटली जो था वो इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में सम्मिलित हुआ था। किसके खिलाफ? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ। एंटी अलायंस के खिलाफ जो था उसने इंग्लैंड का सहयोग देना शुरू कर दिया। तो इस तरह की गुप्त संधियां जो है वो बहुत से देशों ने आपस में कर रखी थी, जिसकी वजह से जो था एक अलग ही माहौल जो था वो तैयार हो रहा था युद्ध के लिए। उसके बाद आता है आर्थिक साम्राज्यवाद, क्योंकि उस समय जो था इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, ठीक है। और यूरोप के भी जो अन्य देश थे, शक्तिशाली जो देश थे, आर्थिक रूप से जो सक्षम देश थे, वहां पर भी औद्योगिक क्रांति का प्रभाव आपको देखने को मिलता है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, ठीक है। जर्मनी, यहाँ पर भी जो था औद्योगिक क्रांति हो गई थी। और इसकी वजह से अब ये औद्योगिक क्रांति हुई है तो उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है। अब इस उत्पादन को बेचने के लिए मंडियां चाहिएंगी और इन कारखानों में एक कच्चे माल की जरूरत है। तो उसके लिए उपनिवेश या की जरूरत है, यानी कि ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकता है जहां से कच्चा माल मंगाया जा सके और तैयार माल जो है वो बेचा जा सके। तो इसके लिए जो था जितने भी बड़े शक्तिशाली जो राष्ट्र थे, उन्होंने अपने उपनिवेश जो थे उन पर उनको जीतना शुरू कर दिया। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश जो थे उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। और इसी की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड उस समय सबसे ज़्यादा उपनिवेशों वाला देश था, इंग्लैंड। तो इस तरह से जो था बाकी के देश जो थे वो भी अपने साम्राज्यवादी नीति का उन्होंने पालन शुरू कर दिया था। उपनिवेशों की प्राप्ति हेतु किए गए संघर्ष और आर्थिक आवश्यकताओं ने यूरोपीय महाशक्तियों को एक दूसरे का शत्रु बना दिया था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है राष्ट्रवाद की भावना का उदय। जैसे जैसे ये आप कहेंगे कि साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला और ये जो शक्तियां थी छोटे छोटे राज्यों पर अपना अधिकार इन्होंने कर लिया था। तो इन देशों ने, छोटे जो देश थे, उन्होंने अपने देश के रक्षा के लिए, अपने हितों के, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन करने शुरू कर दिए थे। और ये आंदोलन का आप कह सकते हैं कि इसका प्रेरणा जो थी उन्हें
वो फ्रांस की क्रांति से मिली थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और फ्रांस की क्रांति के अंदर 3 महत्वपूर्ण जो थे वो कॉन्सेप्ट रखे गए थे कि कौन-सा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। 3 कॉन्सेप्ट जो थे वो रखे गए थे और इसके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि इस फ्रांस की क्रांति के दौरान जो दार्शनिक थे, उनके जो विचार थे या आप कह सकते हैं जो सफलता यहाँ के नागरिकों को मिली, समानता का अधिकार मिला, स्वतंत्रता का अधिकार मिला। हालाँकि काफ़ी लंबा संघर्ष ये चला था। ऐसा नहीं है कि फ्रांस की क्रांति जो है एक चरण में खत्म हो गई थी, कई चरण इसको लगे थे। लेकिन इसका प्रभाव जो था वो अन्य देशों पर पड़ा था और लोगों के अंदर एक नए धर्म का उदय हुआ था जो कि राष्ट्रीय धर्म था। राष्ट्रीय धर्म के तहत जो था उन्हें अपने राष्ट्र को विश्व पटल पर चमकाने का आप कह सकते हैं कि अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए आर्थिक है, चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक आधार उसमें में चेंज लाने के लिए इन्होंने अपना कोशिशें शुरू कर दी थी और इसकी वजह से जो था सभी राष्ट्र जो था अपने क्षेत्रों को वापस पाना चाह रहे थे। अपने क्षेत्र के अंदर विकास चाह रहे थे आर्थिक रूप से। तो ये कारण था कि राष्ट्रवाद की भावना जो थी उसने भी ऐसे प्रथम विश्व युद्ध को करवाने में इसका भी एक योगदान आप कह सकते हैं। उसके बाद सैनिकवाद का उदय। सैनिकवाद क्योंकि यूरोप के अंदर 19वीं शताब्दी में सैन्यवाद का विकास हो चुका था, यानी कि हर एक देश जो है वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने या आप कह सकते हैं कि अपने उपनिवेशों को सुरक्षित रखने के लिए अपने साम्राज्यवादी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए सेना का एक शक्तिशाली सेना का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके लिए उन्होंने कोशिश जो थी वो करनी शुरू कर दी थी और इसके साथ-साथ औद्योगिकरण हो चुका था, ठीक है? नए-नए वेपन्स जो थे वो बनाए जाने लगे थे। मशीन गन का प्रयोग सबसे पहले जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था और इसके साथ-साथ पनडुब्बी जो थे उनका प्रयोग किया गया। तो इस तरह से हर एक देश जो है वो अपने आप को सैनिक रूप से मजबूत करना उसने शुरू कर दिया था और इसमें सबसे ज़्यादा आप अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विकास जो था सैन्यवाद का वो जर्मनी के अंदर हुआ था। और जर्मनी ने जो था फ्रांस पर 1871 ईस्वी में आक्रमण किया था और उसके कुछ प्रदेश जो थे वो अपने अधिकार में ले लिए थे। ये तभी संभव हो उसका ना जब वो सैनिक रूप से मजबूत हो गया, क्योंकि आप देखेंगे जर्मनी जो है इससे पहले बिखरा हुआ देश था, ठीक है? 69 देश जो थे वो जर्मनी के अंदर आते थे। बिस्मार्क ने इन 69 देशों को इकट्ठा करके एक संयुक्त जर्मनी का निर्माण किया था, ठीक है? इटली का भी वही वैसे ही था, ठीक है? मुसोलिनी ने इसको संयुक्त किया था, एकीकरण किया था। तो इस तरह से जो था इसमें दोनों राष्ट्र जो थे इनका एकीकरण हो गया था और जर्मनी जो था वो सैन्यवाद की दौड़ में सबसे आगे था। उसने आधुनिक वेपन्स का, पनडुब्बियों का जो था वो उत्पादन शुरू कर दिया था, बनानी शुरू कर दी थी और अपने आप को जल शक्ति के रूप में सबसे सर्वश्रेष्ठ वो बना दिया था, यानी कि इंग्लैंड उस समय सबसे शक्तिशाली समुद्र शक्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब जर्मनी जो है वो इंग्लैंड को टक्कर देने वाला बन गया था। और इसका का जो था इसी कारण आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर इंग्लैंड जो है वो जर्मनी के खिलाफ सम्मिलित हुआ था ताकि उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इससे पहले शानदार पृथकतावादी नीति का पालन कर रहा था इंग्लैंड, ठीक है? अब उसे ये लगने लगा जर्मनी जो है वो आर्थिक रूप इसमें सैन्य रूप से काफ़ी मजबूत हो गया है। इसके साथ-साथ जो है इसका ये जो इसका सैन्य रूप से शक्तिशाली हो गया तो कहीं न कहीं जो है व्यापारिक समुद्री व्यापार पर भी उसको नुकसान होगा और सैनिक रूप से भी नुकसान होगा। तो इसकी वजह से जो था उसने इंग्लैंड ने किसके साथ फ्रांस और रसिया के साथ संधि कर ली थी, जापान के साथ संधि कर ली थी। तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि समाचार पत्रों का भी इसमें प्रभाव है प्रथम विश्व युद्ध को शुरू करने में। क्योंकि जब किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर
तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, या आप कह सकते हैं कोई भी लड़ाई हो रही है 2 देशों के बीच, अगर कोई भी अनबन चल रही है या कोई भी मतभेद हुए हैं, तो उनको अगर शांति से सुलझाया जाए, ठीक है? तो वो व्यवस्था जो है वो बिना युद्ध के टल सकती है। लेकिन उस समय जो था उस समय के जो समाचार पत्र थे और इसके साथ-साथ जो था उस समय के जो विद्वान थे, वो जो था कवि थे, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो था वो प्रचार शुरू कर दिया था कि कोई भी देश जो है देश की प्रगति के लिए युद्ध आवश्यक है। ठीक है। और ये समाचार पत्रों में बहुत ज़्यादा इसको छापा जाने लगा कि अगर कोई देश अपने आप को जीवित देखना चाहता है, या आप कह सकते हैं प्रगति चाहता है, तो उसके लिए युद्ध करना आवश्यक है। और यहाँ तक कि जो था जर्मन विद्वान हिगले ने तो यहाँ तक कि लिख दिया था कि जिस प्रकार वायु के चलने से समुद्र का जल निर्मल रहता है, उसी प्रकार युद्ध भी राष्ट्र को स्वच्छता और बल प्रदान करता है। तो ये सब चीजें जो थी वो समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही थी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो देश थे, राष्ट्रीयता की जो भावना देशों में उत्पन्न हो रही थी, उस भावना ने भी का भी जो था प्रचार इन समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाने लगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक व्यवस्था जो शायद इतना बड़ा प्रभाव ना दिखाती, अगर समाचार पत्र जो है इसको बढ़ा चढ़ाकर ना प्रस्तुत करते। और इसमें आप एक उदाहरण और दे सकते हैं कि लॉरेंस और एलिस के पर्शियन पर जर्मनी और फ्रांस के समाचार पत्रों ने एक दूसरे के खिलाफ इतना छापा है कि जिसकी वजह से जो थे ये दोनों इन दोनों देशों के बीच में कोई भी समझौता जो है वो नहीं हो पाया, ठीक है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया के राजकुमार का जब वध हुआ, तो इसका समाचार जो है वो इसको इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर किया गया, इतना ज़्यादा इसके बारे में लिखा गया, इसके विरुद्ध विषैला प्रचार किया गया, जिसकी वजह से जो था दोनों देशों के मध्य, यानी कि सर्बिया और इसके ऑस्ट्रिया के मध्य जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक जंग की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और यही इस प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण भी बनी थी। उसके बाद है राष्ट्रीय संस्था का अभाव, आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से पहले कोई भी ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो कि इन देशों के मध्यस्थता का पार्ट जो है वो प्ले कर सके। क्योंकि इससे पहले जरूरत महसूस हुई नहीं थी। छोटे छोटे क्षेत्रीय युद्ध होते थे और कुछ समय के बाद वो शांत भी हो जाते थे, आपसे संधियां हो जाती थी, समझौते हो जाते थे। लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इस संस्था का की जरूरत महसूस हुई और अंतरराष्ट्रीय जो संस्था थी उसको बनाया गया। और बहुत से देश जो है वो इस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सदस्य बने थे कि अगर आगे भविष्य में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो तो उसको बातचीत के माध्यम से जो है वो सुलझाया जा सके, क्योंकि युद्ध जो है वो सर्वथा आप कह सकते हैं कि विनाशकारी सिद्ध होता है। उसके बाद जो हम तात्कालिक कारण की बात कर रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध का जो था वो तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण के अंदर आता है आर्क ड्यूक फर्नांडिस जो था इसका ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था, उसकी हत्या हुई थी 1914 ईस्वी में। तो ये एक तात्कालिक कारण बना था, यानी कि गोली इसको आर्च ड्यूक को जो था वो मार दी गई थी, और एक गोली जो थी उसने इस विश्व युद्ध को शुरू कर दिया था। यानी कि ये गोली का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि ये विश्व युद्ध जो है वो शुरू हुआ, और उसमें विश्व के लगभग सभी देश जो थे वो किसी न किसी रूप में सम्मिलित हो गए थे। तो इसमें आप इसके आर्च ड्यूक फर्नांडिस जो है वो ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ का भतीजा था। फ्रांसिस जोसेफ के एक पुत्र था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी 1889 में। उसके बाद जो है इसको आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जो था उसको ऑस्ट्रिया का युवराज जो था वो बना दिया गया था। ऑस्ट्रिया ने जब बोस्निया पर आक्रमण करके बोस्निया को अपने अधिकार में ले लिया था, क्योंकि 1871 ईस्वी में फ्रांस के साथ जब युद्ध हुआ था उसके बाद जो है जर्मनी ने अपनी विस्तारवादी नीति को पालन करना शुरू कर दिया था। आपने देखा जब तक बिस्मार्क जिंदा रहा तब तक उसने इन सब चीजों को कंट्रोल में करके रखा था, लेकिन जर्मनी का जो शासक था वो काफी आप कह सकते हैं कि
महत्वाकांक्षी था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसी के चलते जो था उसने बोस्निया पर अपना अधिकार कर लिया था। अब बोस्निया पर जब अधिकार हो गया तो ये युवराज जो है ये विजिट करने के लिए बोस्निया में गया था, क्योंकि जिस क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है उसका में जाना, वहाँ की जनता से मिलना, इसके साथ साथ वहाँ की व्यवस्थाओं को देखना, ये प्रत्येक राजा का कर्तव्य होता है। और इसके चलते जो था ये आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जो था वो 1900 ईस्वी में जो था अपनी पत्नी के साथ जो था बोस्निया की राजधानी सराजेवी वहां पर विजिट इसने करने का प्लान बनाया। और इसी के साथ जो था जब इसने ऑस्ट्रिया ने इस पर सॉरी हाँ ऑस्ट्रिया ने जब बोस्निया पर अपना अधिकार किया था तो उस समय जो था माहौल ऐसा हो गया था, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो नहीं चाह रहे थे कि ऑस्ट्रिया जो है वो बोस्निया पर अधिकार करे। उनका था कि इसको हमारा देश जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना आप कह सकते हैं कि काफ़ी प्रबल हो चुकी थी। तो उस समय वहाँ पर जो है एक दल बना था, ब्लैक हैंड नामक दल था, जो कि इसके ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो था वो प्रदर्शन कर रहा था कि हमारा जो इलाका है बोस्निया जो है वो उसको छोड़ देना चाहिए, उस पर अधिकार नहीं करना चाहिए, यानी कि खिलाफ इसके प्रदर्शन हो रहे थे, प्लानिंग हो रही थी। और इसी प्लानिंग का ये हिस्सा था कि जब उन्हें पता चला कि आर्ट फर्डिनेंड जो है वो बोस्निया में आ रहा है विजिट के लिए, तो उन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि यहाँ पर इसको खत्म कर देंगे, मार देंगे और हम वापस से अपना देश जो है वो से ऑस्ट्रिया से आज़ाद करा लेंगे। तो ये सब प्लानिंग उसके बारे में जो था ऑस्ट्रिया के इसको सॉरी बोस्निया के अधिकारियों को पता चला, शासक को पता चला, तो उसने ऑस्ट्रिया के राजकुमार से ये मैसेज पहुंचाया कि आप यहाँ पर ना आए, यहाँ पर आपको मारने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन जो फर्डिनेंड था, ड्यूक फर्डिनेंड जो था, उसने ये कहा कि मेरे जान को तो हर एक जगह खतरा है, इससे पहले भी 3 जो थे उसके ऊपर बॉम्ब अटैक जो थे वो हो चुके थे। तो उसने कहा ये तो चलता रहेगा, लेकिन मैं तो मेरे प्रदेश की विजिट करूंगा, ये प्रदेश जो है अभी हमने जीता है। तो वो उसने नहीं माना और उसने इस पर बोस्निया आ गया। और बोस्निया में आने के बाद जो वो साराजेवी की तरफ जा रहा था, तो उसका काफिला, गाड़ियों का काफिला जो था वो बढ़ रहा था, ओपन गाड़ियां होती थी उस समय। तो उस पर जब वो अपने टाउन हॉल की तरफ जा रहा था तो वहां पर उसके ऊपर रास्ते में उस पर बम अटैक किया गया। ठीक है, बम उसकी गाड़ी पर फेंका गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बम जो था उसकी पीछे वाली गाड़ी पर गिरा और वो जो था दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे वो बच गए थे, लेकिन पिछले वाली गाड़ी के जो थे बैठे हुए जो लोग थे वो घायल हो गए थे, उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। तो ये आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जो था वो हॉस्पिटल में उन घायलों को देखने के लिए चला गया। जाने का उसने विचार किया कि मैं इनको देखने के लिए जाऊंगा, और उसने अपना यू टर्न लिया और हॉस्पिटल में देखने के लिए वो जाने लगा। तो रास्ते में ही एक सर्बिया का निवासी था, प्रिंसेप नामक एक युवा था, उसने गोलियां चलाई, 2 गोलियां चलाई और दोनों गोलियां जो थी आप कह सकते हैं कि फर्डिनेंड और उसकी वाइफ को लगी थी। और दोनों की उसी ऑन द स्पॉट जो था हत्या हो गई थी, क्योंकि एज भी थी 50 साल का के आसपास जो था वो इसका एज हो गई थी। तो तुरंत इसकी मृत्यु हो गई, युवराज की मृत्यु हुई। और इसकी जब खबर इसको ऑस्ट्रिया को पता चली तो ऑस्ट्रिया जो था वो भड़क गया। ठीक है, और जब ये पता चला कि जो गोली चलाई है वो व्यक्ति जो है वो कहाँ का है, वो सर्बिया का है। सर्बिया जो है वो बोस्निया से सटा हुआ इलाका है, यानी कि दोनों की सीमाएं जो है वो एक दूसरे से मिली हुई है। जब ऑस्ट्रिया ने बोस्निया पर अधिकार किया तो सर्बिया के अंदर भी उथल पुथल मच गई थी, और सर्बिया के लोगों को लग रहा था कि अगर यहाँ पर अगर इसको ऑस्ट्रिया को नहीं रोका गया तो नेक्स्ट नंबर उनका है। तो ये ऑस्ट्रिया के जो लोग थे वो इसमें सर्बिया में भी सर्बिया के जो लोग थे वो बोस्निया में भी रह रहे थे। तो इन्होंने इसने प्रिंसेप ने ब्लैक हैंड जो दल था उसको ज्वाइन कर रखा था। तो इनकी प्लानिंग थी कि इसको मारेंगे। तो इसके जब पता चला कि इस गोली मारने वाला युवक जो है वो सर्बिया का है, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया
की जो सरकार थी उसको मैसेज दिया कि आप ये जो व्यक्ति है जिसने गोली चलाई है उसको हमारे हवाले कर दें। उसको पकड़ लिया गया, ठीक है? और इसके साथ-साथ के साथ-साथ कुछ शर्तें जो थी वो इसमें ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की सरकार के सामने रखी कि अगर आप इन शर्तों को मानते हैं तो आप तो ठीक है, अटैक नहीं किया जाएगा। अगर अगर आप इन शर्तों को नहीं मानते हैं तो आप पर आक्रमण किया जाएगा। तो बंदी जो था प्रिंसिप जो था उसको इसके ऑस्ट्रिया के हवाले कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें थी जिनको सर्बिया ने मानने से इनकार कर दिया। उसमें एक तो ये था कि अब यहाँ पर मिलिट्री जो है वो ऑस्ट्रिया की रहेगी, ठीक है? आपको अपनी मिलिट्री जो है, सेना जो है वो कम करनी पड़ेगी। ऐसी कुछ ऐसी शर्तें थी जो कि इसने सर्बिया ने मानने से इनकार कर दिया। जब उसने मानने से इनकार किया, इसके लिए उसको 48 घंटे का टाइम दिया था कि सोच विचार कर ले, लेकिन जो था सर्बिया अपनी बातों पर अड़ा रहा कि हम ये शर्तें जो है वो नहीं मानेंगे। तो इसके चलते 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि युद्ध होगा ही, आप शर्तें नहीं मान रहे तो हम युद्ध करेंगे, क्योंकि हमारा युवराज गया है, उसकी मृत्यु हुई है, तो ऐसे तो हम चुप बैठेंगे नहीं। तो उसने 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध करने की घोषणा कर दी। उस समय ऑस्ट्रिया और जर्मनी जो थी, इन दोनों की मध्य संधि हो चुकी थी। जब ऑस्ट्रिया ने अटैक किया करने का किया तो जर्मनी इसके साथ आ गया, ठीक है? इसके साथ-साथ अलायंस तो 3 के मध्य हुआ था ना, इटली के भी मध्य हुआ था, लेकिन इटली ने यहाँ पर साथ नहीं दिया। उसने अपना ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हमने संधि इसलिए की थी, अगर कोई हम पर अटैक करेगा तो हम अपने बचाव के लिए उसके साथ युद्ध करेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ जो है वो ऑस्ट्रिया खुद से सर्बिया पर अटैक कर रहा है, तो ये हमारी पॉलिसी या हमारी संधि का धाराओं में नहीं था, इसलिए मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा। ये कहकर इटली जो था वो न्यूट्रल बना रहा, इटली इसमें शामिल नहीं हुआ था। जब इसको सर्बिया पर ये युद्ध की उसने ऑस्ट्रिया ने घोषणा कर दी कि युद्ध होगा, तो सर्बिया का साथ देने के लिए रशिया सम्मिलित हो गया, क्योंकि सर्बिया के साथ संधि जो थी वो रूस की थी। और जब इसमें शामिल हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो था उसने फ्रांस से भी ये कहा, क्योंकि जर्मनी जो था वो सैनिक रूप से काफी शक्तिशाली था, ठीक है? इसके साथ साथ जो था ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी इनके साथ थे, और चाहे इटली उस समय जो था न्यूट्रल रहा था, लेकिन संधि इसके इटली के साथ भी थी। तो इसके चलते जो था रूस ने फ्रांस से गुहार लगाई कि आप इस युद्ध में जो है वो हमारा साथ दें, यानी कि सर्बिया और में हमारा साथ दें। तो फ्रांस जो था उसको भी अपने इलाके जो थे ऑस्ट्रिया से लेने थे ना, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने 1871 के युद्ध में जो था अपने इसके फ्रांस के इलाकों को जो था अपने अधिकार में ले लिया था। तो अब फ्रांस को मौका था कि अब अपने इनको वापस ले ले। तो इसके चलते फ्रांस जो था वो किसके साथ मिल गया? सर्बिया के साथ, यानी कि सर्बिया, रूस और फ्रांस ये हो गए, ठीक है? अब उसके बाद जो था इसमें इंग्लैंड शामिल हुआ, क्योंकि जर्मनी जो था, ठीक है, वो आपको मैंने बताया कि नेवी का उसका बहुत बड़ा उसमें शक्ति के रूप में बन गया, तो उसने अपनी पनडुब्बियां जो थी उसके माध्यम से जो था युद्ध करना शुरू कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में शानदार पृथकतावादी नीति को छोड़कर जो था इंग्लैंड किसके साथ आ गया? फ्रांस, रशिया और सर्बिया के साथ आ गया, यानी कि ये मित्र राष्ट्र बन गए थे। और इसके साथ-साथ बेल्जियम जो था वो भी इनके साथ जुड़ा। बेल्जियम क्यों जुड़ा? बेल्जियम इसलिए जुड़ा क्योंकि जब जर्मनी और फ्रांस जो था, फ्रांस ने जब सर्बिया का साथ देना शुरू किया, तो जर्मनी को ये लगा कि अब या तो फ्रांस को रोके यहाँ पे, ठीक है? दूसरी तरफ, एक तरफ जापान के रूस है, दूसरी तरफ फ्रांस है, ठीक है? अगर उसको दिक्कत होती है तो दोनों तरफ से अगर उसकी स्थिति अगर इन फ्यूचर अगर उसकी कमजोर होती है, दोनों तरफ से उसके शत्रु हैं, ठीक है? तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले जो है वो जर्मनी फ्रांस को अपने अधिकार में करना चाह रहा था। तो सीधा जब इन दोनों के मध्य जब ये युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांस ने अपने जो थे सेना अपने सीमा पर लगा दी, क्योंकि जर्मनी की और फ्रांस की सीमा मिलती है। तो वहां से जर्मनी सीधा फ्रांस में घुस नहीं सकता था। तो उसने क्या सोचा, बेल्जियम के थ्रू होकर फ्रांस पर अटैक किया जाए। बेल्जियम जो है वो जर्मनी की सीमाओं से सटा हुआ एक छोटा सा देश है।
लेकिन बेल्जियम से जब उसने ये कहा तो बेल्जियम ने मना कर दिया कि मेरा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ और ना ही मैं मेरे ऐसे देश से आपकी सेना को गुजारने दूंगा, क्योंकि बहुत सारी सेना है, बड़ी विशाल सेना है। और बेल्जियम को ये भी लगता था कि अगर ये फ्रांस पर अधिकार कर लेगा तो इतनी सेना अगर जाएगा तो मैं तो छोटा सा देश हूँ, मुझको तो ये अपने अधिकार में ले लेगा मुझे। तो उसने साफ मना कर दिया था और अपनी सीमाओं पर अपने सैनिक जो थे वो लगा दिए थे। तो इस तरह से बेल्जियम जो था वो भी ना चाहते हुए इस युद्ध में सम्मिलित हुआ था। और इसके साथ साथ उसके बाद जो था अमेरिका जो था वो भी शामिल हो गया था। अमेरिका का ऐसा सिस्टम बैठा कि पहले अमेरिका जो था वो शामिल नहीं हो रहा था इस युद्ध में, ठीक है। और इस युद्ध में शामिल क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी जो था वो अपनी पनडुब्बियों के माध्यम से अटैक कर रहा था, समुद्री मार्ग को मजबूत उसने बना रखा था और आप कह सकते हैं कि एक तरह से उस पार्ट पर वो जीत रहा था, ठीक है। जर्मनी की स्थिति जो है बहुत ज्यादा मजबूत थी और इसके चलते जो था वो समुद्र पर अपना कब्जा जमाए हुए था। और इसी के उसमें जो था वो इंग्लैंड की जितनी भी शिप्स थी उनको अटैक कर रहा था। और उस दौरान जो था इंग्लैंड की शिप्स में कुछ, जब उसने अटैक किया तो बहुत से अमेरिकी नागरिक थे और वो उस शिप में मारे गए। करीबन 250 के आसपास जो है वो सिविलियंस जो थे वह अमेरिका के मारे गए। जब अमेरिका को इस बात की खबर मिली कि हमारे सिविलियंस जो है वो मारे गए हैं और वो किसने अटैक किया, जर्मनी ने किया है, तो जर्मनी जो था जब उसको भी नहीं पता था इस बात के बारे में, जब ये पता चला तो उसने एक माफीनामा जो था वो अमेरिका के उसमें भेज दिया। उस समय वुडरो विल्सन जो थे वो थे वहाँ के राष्ट्रपति जो थे वो थे। तो उस के चलते जो था उन्होंने माफीनामा भेजा और कहीं ना कहीं ये कहा कि आगे से ऐसी घटना जो है वो नहीं होगी, हम आपके सिविलियंस जो है वो या आपकी उसको शिप्स को नहीं मारेंगे या उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अमेरिका भी शांत पड़ गया, क्योंकि अमेरिका जो है वो दूसरे माध्यम से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था, क्योंकि जितने भी ये देश युद्ध में उलझे हुए थे इन सबको वेपन्स सप्लाई कर रहा था और डॉलर्स कमा रहा था। आर्थिक रूप से जो था उसको बहुत फायदा हो रहा था, इसलिए वो युद्ध के पचड़े में पड़ना भी नहीं चाह रहा था। तो इसके लिए जो था उसने वो शांत बैठ गया। लेकिन जर्मनी जो था उसने वादा तो कर दिया कि हम आपके जो थे सिविलियंस को नहीं मारेंगे, आपकी शिप्स को अटैक नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ, इंग्लैंड जो थे उस शिप्स के अंदर अपने अमेरिका की जो शिप्स थी उनके अंदर अपने सैनिकों को भेजकर इस पर जर्मनी पर अटैक करवा रहे थे। यानी कि गुप्त रूप से ये सब चल रहा था। टेक्निक्स होती हैं इनकी, सेना की अपनी अपनी कूटनीतिक चालें होती हैं। उसके चलते जो था जर्मनी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो जर्मनी ने सोचा ऐसे तो मैं युद्ध हार ही जाऊंगा। तो अब उसने क्या किया कि उसने बोस्निया को तैयार शुरू किया कि बोस्निया को अमेरिका के साथ युद्ध में उलझा देते हैं तो अमेरिका उधर लगा रहेगा, ठीक है, और वो हमारे उस पर ध्यान नहीं देगा और उस पर समुद्र पर जो है इसका आपका जर्मनी का अधिकार बना रहेगा, यानी कि ये पार्ट जो है वो हम जीत लेंगे। तो उसने इस पे आपका मॉस्को मॉस्को जो था वहाँ के शासक को एक लेटर भेजा कि वो एक कोड में लिखा हुआ लेटर था और उसमें ये लिखा गया था कि आप अमेरिका पर आक्रमण करो, आपकी क्षेत्र जो है अमेरिका ने अपने अधिकार में कर रखे हैं उनको आप अपने अमेरिका से छुड़वा लें और आपकी हर संभव जो है मदद हम करेंगे। तो ये लेटर जब उस मॉस्को शासक तक जब पहुंचना था, सरकार तक पहुंचना उससे पहले जो था ये लेटर जो था वह अमेरिका के हाथ लग गया, अमेरिका के लोगों अधिकारियों के हाथ में लग गया और उसे वो डिकोड कर लिया कि क्या लिख रखा है। कोड भाषा में लिखा गया था लेकिन उसको डिकोड कर लिया और ये जब पता चला कि जर्मनी जो है वो मॉस्को को हमारे खिलाफ भड़का रहा है युद्ध करने के लिए, तो उसे लगा, अमेरिका को लगा कि ये तो हमारे शत्रुओं को शय दे रहा है जर्मनी, ठीक है। तो इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए, जर्मनी को सबक सिखाने के लिए जो था अमेरिका इस युद्ध में
कूद गया था। तो ये बड़े-बड़े जितने भी देश थे, वो इसमें सम्मिलित हो गए थे। और उसके बाद आता है कि उपनिवेश वाले जो देश थे, अफ्रीका और एशिया, ये अफ्रीका और एशिया के बहुत से ऐसे देश थे जो इसके अमेरिका के, इंग्लैंड के उपनिवेश थे, जिसमें कि भारत की जब हम बात करें तो भारत भी 1914 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भारत ने भी शिरकत की थी, क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे जो था, क्योंकि उस समय कांग्रेस जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो काफी मजबूत स्थिति में थी। और इसके उसमें जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लीडर थे महात्मा गांधी जो थे, उनसे भी नहीं पूछा गया और भारत को इस प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया गया था। तो किसी ना किसी तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा विश्व जो था इस युद्ध में सम्मिलित हो गया था। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि एक गोली ने इस युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। और ये युद्ध जो है वो 4 साल तक चला था और बाद में जर्मनी के द्वारा जो था वो सरेंडर कर दिया गया था। और उस सरेंडर के बाद जो शांति समझौते हुए, उस समझौतों के अंदर जो था एक संधि की गई थी जो कि वर्साया की संधि कहलाई थी। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये संधि क्या थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।